आज सुनिए शिवानी जी का उपन्यास 14 फेरे का भाग 2। अहिल्या छुट्टियों में घर आई तो इसने एक ही बार अपनी माँ के लिए पूछा, पर दूसरे ही क्षण वो मल्लिका मौसी की लाई नई गुड़िया को लेकर खेल में जुट गई। अब वो बात बात पर मचलने वाली रोनी अहिल्या नहीं थी। उसके सुनहले बालों को मदर ने मुहक गोलाई से काट दिया था। नन्हे कटे बालों के गुच्छों ने अंगूर के गुच्छों की भांति चेहरे को घेर कर प्यारा सा बना दिया था। अब वो स्कर्ट पर तनिक भी गर्द नहीं सह सकती थी। चट से ब्रश लेकर झाड़ने बैठ जाती। जूतों में पॉलिश कर नौकर लाता तो वो उसमें बीसियों नुक्स निकाल देती। अपनी सुघड़ पुत्री के अदब कायदे देखकर कर्नल मन ही मन खिल उठता। एक ही वर्ष में मदर ने उसे घिस मांझ कर परिष्कृत कर दिया था। पहले वो उछलती कूदती सीढ़ियां फांद जाती थी। अब दोनों नन्हे से हाथों को पीठ की ओर झुलाती वो मनोहर चलन से सबका मन मोह लेती। उसके मानस पटल से नंदी की मूर्ति धीरे धीरे धुंधली पड़कर किसी शून्य अंतराल में विलीन होती जा रही थी और उसका ध्यान ले रही थी एक और हंसती खिलखिलाती रमणी। छुट्टी में अहिल्या घर आती तो मल्लिका उसे सवेरे ही आकर कार में उठा ले जाती। कितने सारे रंगों के स्वेटर और कार्डिगन उसने बिन दिए थे और अहिल्या की छुट्टियां खत्म होने को होती तो मल्लिका का चेहरा लटक जाता। जिस बच्ची से उसके रक्त मांस का भी कोई रिश्ता नहीं था, उसी के लिए वो कभी रात रात भर बैठी रहती। क्या पता बीमारी पड़ गई हो। स्विमिंग भी तो सीखती थी, कहीं डूब डुबा ही ना जाए। एक आध दिन भी पत्र आने में विलंब होता तो वो स्कूल को तार कर देती और उत्तर आने तक पागलों की तरह चक्कर लगाती रहती। अहिल्या की स्कूल की प्रगति से कर्नल संतुष्ट थे। वो बड़ी प्यारी प्यारी चिट्ठियां लिखती थी, जिन्हें लाल रिबन से बांधकर मल्लिका अपने सेंट से सुवासित हाथी दांत के श्रृंगारदान में सहेज कर रखती थी। लड़की आश्चर्यजनक रूप से लंबी होती जा रही थी और जब 14 वर्ष की अहिल्या सीनियर करके लौटी तो मल्लिका दंग रह गई। मल्लिका मौसी की गोद में लेटकर मचलना अहिल्या को अब भी अच्छा लगता था। कैसी प्यारी सी विदेशी यूडी कोलोन की खुशबू आती थी मौसी के शरीर से। उसे फिर बाहर भेजने का प्रस्ताव हुआ तो वो अड़ गई कि अब वो कलकत्ता में रहकर ही पढ़ेगी। बोर्डिंग का खाना खाते खाते जी उब गया मौसी, आज बनाओ ना चिकन बिरयानी, वो कहती और चट से कमर में आंचल खोस कर मल्लिका उसकी मनपसंद चीज बनाने में जुट जाती। कभी कर्नल मल्लिका और अहिल्या को लेकर पिकनिक पर ही निकल जाते, खजूर और सुपारी के झुरमुट के साए में। मौसी की गोदी में लेटकर अहिल्या अंग्रेजी रिकॉर्ड सुनती और कर्नल लेटे लेटे अगैथा क्रिस्टी की पुस्तक पढ़ता रहता। सुरमई सांझ की म्लान छाया में कभी कभी कर्नल मल्लिका की ओर देखकर कृतज्ञता से मुस्कुरा देता, जैसे आंखों ही आंखों में उसे ऐसी सुखद संध्या के लिए धन्यवाद दे रहा हो। 3-4 वर्ष से मल्लिका उसके शरीर का ही एक अंग बन गई थी। राखाल सरकार एक मोटर एक्सीडेंट में बुरी तरह आहत होकर दिमाग और जबान दोनों ही खो बैठे थे। पंगु पति को इनवैलिड चेयर और एंग्लो इंडियन नर्स को सौंपकर मल्लिका ने पति का ऑफिसी पद ग्रहण कर लिया था। अब वो कर्नल की प्राइवेट सेक्रेटरी थी। पांडे मोटर्स, पांडे जूट मिल, पांडे स्टील, सबके कारोबार की जड़ें मल्लिका की ही मुट्ठी में थीं। कर्नल स्वभाव से ही रसिक प्रवृत्ति का था। उसके जीवन में नित्य नवीन मल्लिकाएं आती रहती थीं। मल्लिका भी उनके अस्तित्व से एकदम ही अनभिज्ञ नहीं थी, किंतु वो जानती थी कि कर्नल के हृदय के ताले में केवल उसी की कुंजी घूमती थी। अहिल्या बीए में थी। आधुनिका किशोरी को पिता और मल्लिका के अद्भुत रिश्ते का ज्ञान नहीं था, ऐसा भी नहीं था, किंतु फिर भी वो मल्लिका को सचमुच ही प्यार करती थी। मल्लिका का शासन, स्नेह और व्यक्तित्व उसे सर्वदा जकड़े रहता था। मल्लिका के बिना पूछे वो घर से बाहर पैर भी नहीं रखती थी। उस शासन में कहीं भी कठोरता पूर्वक स्वामित्व की भावना नहीं थी, वो था केवल स्नेह का शासन। मल्लिका अब श्रृंगार की नहीं वात्सल्य की मूर्ति थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में घनीभूत विषाद की रेखा को कर्नल भी नहीं देख पाता था। लोकापवाद का उसने स्वेच्छा से ही वर्ण कर लिया था। समाज की दृष्टि में वो एक निर्लज दुराचारणी ही तो थी। उसके अर्धमिलित नयनों का वैभव भी अब धुंधला पड़ गया था। मल्लिका के पास निजी सौंदर्य पहले भी सामान्य ही था, किंतु उसी सामान्य ईंट पत्थर से उसने अपने सुरुचिपूर्ण श्रृंगार प्रसाधन की भित्ति पर ही अपने व्यक्तित्व का सुदर्शन महल खड़ा किया था। किंतु अहिल्या को विधाता ने मुक्त हस्त से ही सौंदर्य दान दिया था। उसने अपनी माँ का नहानी चंपई रंग पाया था और पिता के चेहरे की भव्य गढ़न। प्रशस्त ललाट के बीच से मांग निकालकर और नन्हे सीप से सफ़ेद कानों की सफ़ेदी को कृष्ण केशपाश के वैभव से तनिक ढांककर कैसे और भी मनोहारी बनाया जा सकता है, यह उसने मल्लिका से ही सीखा था।
कानों के आरक्त अग्रभाग में दमकते उसके मद्रासी हीरों के कर्णफूल, गले में झूलता नवरत्न का पेंडेंट या लंबी अंगुलियों में पड़ी मुक्ता नीलम की अंगूठी, प्रत्येक आभूषण में मल्लिका की ही कलात्मक रुचि का प्रदर्शन होता। आभूषण विहीना होने पर भी अहिल्या तपे सोने सी ही दमकती। बचपन से ही वो मल्लिका के अंतःकरण का समर्थन लेकर चली थी और मल्लिका की विलासी काया निष्प्राण होकर भी उसी पर छाया की तरह मंडराती थी। अपनी एक से एक दामी साड़ियाँ, बड़े शौक से गढ़वाए गए आभूषण सब उसने अहिल्या को ही उपहार में दे डाले थे। आज तक किसी भी दावत में बिना अहिल्या की सहायता के ही मल्लिका पूरा आयोजन कर डालती थी, पर इधर सास और बड़ी ननद के बच्चों के आ जाने से वो चटपट ऑफिस से ही घर चली जाती थी। पति के अस्वस्थ हो जाने के पश्चात उसने पति के ही वेतन पर कर्नल के सेक्रेटरी का पद ग्रहण कर लिया था। काशी वासिनी गृह परित्यक्ता सास को भी कभी कभी पुत्र का मुंह घर खींच लाता। फिर तो सुअवसर पाकर ननद भी आ जाती और माँ बेटी शत शत कंठों में मल्लिका की अपकीर्ति फैला देती, पर फिर भी मल्लिका हार नहीं मानती। पति के असंतोष एवं प्रसन्नता का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। जब तक उसके मुंह में जबान थी तभी वो बेचारा रौबदार पत्नी की छाया में सिकुड़ा सहमा रहता। अब तो विधाता ने विवेक और वाणी दोनों से ही वंचित कर दिया था। अपनी इनवैलिड चेयर में बैठा वो दिन भर कुछ ना कुछ चुगता रहता। मल्लिका ऑफिस जाती तो उसकी निष्प्रभ आंखों में उदासी की झलक नहीं उभरती, और वो दफ्तर से लौटती तो किसी प्रकार की प्रसन्नता या उत्साह का प्रदर्शन नहीं करता। सास ने घर की बहू के आचरण से क्षुब्ध होकर एक दो बार नौकरों के सामने उसे बुरी तरह फटकार भी दिया था कि हे बहू माँ, पत्थर का कलेजा है क्या तुम्हारा? ऐसे निरीह परवश पति को भी बिना किसी दया माया के छोड़ जाती हो। आपकी पुत्री जमाता या आप स्वयं इनकी दवा पानी और नर्स डॉक्टर का खर्चा उठा लें तो मैं कल ही दफ्तर जाना बंद कर दूंगी। तीर सा उत्तर मिलता और वो बटुआ उठाकर कार में जा बैठती। एक दिन भी वो दफ्तर नहीं पहुंचती तो तूफान सा उठ खड़ा होता। कर्नल पूरी तरह से बौरा ही जाता। कभी कोई वाउचर नहीं मिलता, कभी कोई ड्राफ्ट खो जाता। स्टेनो की टाइप की गई चिट्ठियों में बीसियों गलतियां निकल जाती। 4 बजे एक मीटिंग होती तो 5 बजे उसका ध्यान आता। घंटी बजाकर बैरा को बुलाता तो वो भी गायब होता। मल्लिका कर्नल के जीवन की घड़ी की चाबी थी, बिना जिसके उसका एक पल भी सार्थक नहीं था। किस कमीज के साथ वो कौन सा स्टड पहनता है, काले सूट के साथ पॉइंटेड टो का जूता पहना जाएगा या फ्लैट, ये सब मल्लिका ही जानती थी। एक ही नहीं, बीसियों छोटी मोटी बातों को मल्लिका की अनुपस्थित रोक देती थी। कर्नल को आए दिन दावतें देने का पुराना मर्ज था। प्रत्येक वर्ष अहिल्या की वर्षगांठ पर बड़ी धूमधाम से दावत का आयोजन होता था। अहिल्या की 19वीं वर्षगांठ की छठा अब के निराले ही होगी कर्नल, क्योंकि इस बार ये टीन एजर्स की अंतिम गोष्ठी होगी। थैंक गॉड, कहकर मल्लिका अहिल्या की ओर देखकर स्नेह से मुस्कुराकर ऐसे चिढ़ा उठी जैसे अहिल्या की मित्र मंडली का गुरुभार वहन करने की मुक्ति उसे सचमुच ही गुदगुदा गई हो। वाह रे मौसी, लगता है मैं भी आपको भारी हो गई हूँ। क्यों? पगली कहीं की, तू भला क्यों भारी होगी? पर तेरे फिरंगी मित्रों की टोली को क्या आसानी से निभाया जा सकता है? चा 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 वाला तेरा मित्र रेक्सी, बाउल गान से नंदी की छतें भी फाड़ कर उखाड़ देने वाला तेरा दूसरा बंधु समीर गांगुली, तेरे पापा की पूरी विस्की एक सांस में गटक जाने वाला रूसी, यही क्या कम है? अहिल्या अपने रेशमी ड्रेसिंग को डालकर फूलदान बदलने लगती। श्रावण का महीना था। सस्य श्यामला बंग भूमि अपने पूर्ण यौवन पर थी। मिलों से उठते धुएं की काली लकीर भी श्रावण की हरितमा को काला नहीं कर सकी थी। माली ने मेहंदी की झाड़ियों पर अभी अभी पानी डाला था। भीगी मिट्टी की सोंधी गमक से मिली मेहंदी की सुगंध ने नशे के जाल की तरह फैलकर कोठी को घेर लिया था। बावर्ची खाने से मदमस्त मसालों में पकते नाना व्यंजनों की खुशबू की लपटें चली आ रही थी। बरामदे में 3-4 नौकर पीतल के फूलदान, एस्ट्रे और बड़ी बड़ी मूर्तियों को पॉलिश से चमका रहे थे। संध्या होने तक नंदी की छटा ही निराली थी। लंबी लंबी कारों का जुलूस सा बरसाती में न सिमट सकने से गेट तक लग गया था। ग्रे माइसोर सिल्क की साड़ी में मल्लिका ही कर्नल के मित्रों की अभ्यर्थना कर रही थी। अहिल्या अभी तैयार नहीं हुई थी। उसे घंटों क्या पहनूं और क्या ना पहनूं सोचने में ही लग जाते थे। बड़ी कठिनता से मनाकर मल्लिका उसे एक जयपुरी लाल बांधनी निकाल कर दे आई थी। पतली पारदर्शी लाल चुनरी में वो दुल्हन सी ही लगेगी, और फिर मल्लिका चाहती भी थी कि वो आज दुल्हन ही लगे। उसने आज अपनी बहन के पुत्र रोनेन को भी दावत का निमंत्रण दिया था।
रोनन वसु लंबा चौड़ा सुदर्शन तो था ही, लखपति पिता का इकलौता पुत्र भी था। 7 वर्ष विलायत पढ़कर लौटा था और आते ही उसे आसाम के चाय बागान में बहुत बड़ी अफसरी भी मिल गई थी। अपनी मातृभाषा से भी सुस्पष्ट उच्चारण से वो फ्रेंच बोलता था। उसके माता पिता मॉन्ट्रियल में ही बस गए थे। वहीं मल्लिका के जमाई बाबू का टिम्बर का बहुत बड़ा व्यापार था। वैसे तो सुंदरी गुणी कन्याओं का यहाँ अभाव नहीं है बूढ़ी, उसकी दीदी ने लिखा था, पर अगर टूटू के लिए तुम कोई सुंदरी अपने ही देश की कन्या जुगाड़ कर सको तो अच्छा है। वैसे लड़के की पसंद जरा ऊंची ही है। मन ही मन चिट्ठी पढ़कर मल्लिका मुस्कुराई भी थी। कैसी ही ऊंची पसंद हो वो देख लेगी। अहिल्या तैयार होकर उसके पार्श्व में खड़ी हुई तो वो मुग्ध हो गई। लाल साड़ी की आभा में उसके गुलाबी कपोल और भी आरक्त हो उठे थे। सुकुमार हाथों की शुभ्रता लाल लाल कामदार चूड़ियों में और भी निखर उठी थी। गले में एक रूबी का हार कॉलर की तरह ही चिपक कर सुडौल लंबी ग्रीवा को किसी इजिप्शियन सुंदरी का सा अनोखा सौंदर्य प्रदान कर रहा था। बालों को अमृता शेरगिल स्टाइल में चपटा सा बनाकर लड़की ने अद्भुत कला चातुर्य से दोनों गुलाब की पंखुड़ी जैसे छोटे कानों को ऐसे ढांक कर रख दिया था कि अंगारे से दहकते 2 लाल रूबी के कर्णफूल ही किसी अदृश्य वल्लरी से लटके लाल चेरी गुच्छ से झूल रहे थे। गर्व और संतोष से मल्लिका ने झुककर उसका माथा चूम लिया। उसकी शिक्षा सार्थक हुई थी। माशी, मुझे देर हो गई क्या? रोनन न जाने कहाँ से छिटक कर आ गया था। लड़का वास्तव में सुदर्शन था। लो बेटा, ये है हमारी दुलारी अहिल्या और ये है मेरी दीदी का लड़का रोनन। कैसा आश्चर्य कि तुम आज तक अहिल्या से कभी नहीं मिले। जब तुम यहाँ आते तो ये बोर्डिंग में होती और जब ये यहाँ आई तो तुम विलायत चले गए। ले जा बेटी, रोनन को भीतर ले जा। दावत की दिव्य मस्ती रोनन के दिमाग में भी चढ़ने लगी। बाहर बैंड बज रहा था। नाना विदेशी सेंटों की सुगंधी, साड़ियों की सुरसुराहट और अहिल्या का मादक सौंदर्य उसकी नसों में भीगने लगा। राग रंग और रस से प्लावित सुनहरी संध्या धन्य हो उठी। एक एक कर कर्नल का विलासी कक्ष भर गया। बीच कमरे में एक जोड़ा हाथी दांतों की शुभ्रता में टिका ब्रिज टेबल था। उसी को घेर कर कर्नल के मित्रों का जमघट जुट गया। हल्के और गहरे ड्रिंक्स चलने लगे। मल्लिका कुशल हाथों से छोटे बड़े गिमलेट देती जा रही थी। कौन ड्राई जिन लेता है, किसे ड्राई मार्टनी पसंद है, और कर्नल को सिवाय लॉन्ग ब्रांडी के और कुछ नहीं भाता। ये सब उसे पता रहता। स्वयं शैंपेन की अनमोल घूंट से तरावट पा चुकी थी। इसी से उसके सांवले चेहरे पर तारुण्य की मादकता फिर से झलक उठी थी। एक कोने में पियानो को घेर कर अहिल्या के मित्रों का गुट जम गया था। बड़े तखत की रंगीन गद्दियों के घेरे में अपनी सखियों से घिरी अहिल्या बैठी थी। गोदी में अपने पर्स से अहिल्या की पर्शियन बिल्ली को खिलाती दौलत दारूवाला खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी चमकीली पारसी काली आंखों में रस का सागर छलक रहा था। बिना बाहों की नीली चोली में उसका गोरा शरीर कसौटी पर कसी सोने की लीक सा दमक रहा था। उसका भाई रूसी पियानो पर कोई विचित्र सी धुन छेड़ता अपनी पतली पतली टांगों को लकड़ी के फर्श पर पटकता ताल दे रहा था। जापानी छात्र रेक्सी माई बेबी डॉल गुनगुनाता अहिल्या का पेंसिल स्केच बना रहा था। अहिल्या बार बार चित्र को झांक झांक कर देखती। अपनी सुंदर सी नाक चढ़ाकर कह रही थी, छी, कहीं भी मुझसे नहीं मिलती। रेक्सी, लगता है कि बच्चे ने स्लेट पर रेखाएं खींच दी हैं। रेक्सी ने हाथ की तस्वीर नीचे रख दी और चारकोल के टुकड़े से शेड देता हंसकर बोला, जानती हो अहिल्या, एक बार एक महान चित्रकार ने सूर्यास्त का चित्र बनाया। एक बेरोनेस ने उससे पूछा, क्या ऐसा सूर्यास्त ऐसे विचित्र रंगों से भला कभी संभव है? हंसकर ही उस चित्रकार ने कहा था, सच कहिए, इसे देखकर क्या आपकी इच्छा नहीं होती कि काश ऐसा सूर्यास्त संभव होता? अहिल्या ने होंठ फुला लिए, वाजी वाह, ये भी अच्छी रही। देखो तो दौलत, कहीं सिर पैर दिख रहा है क्या? मैं तो कभी भी ये इच्छा नहीं कर सकती कि मेरी ऐसी एल्यूसिव एग्जिस्टेंस हो। रोनन अब तक चुपचाप मुग्ध सा उसे ही देख रहा था। सौंदर्य और लावण्य की दौलत अमिता दत्त में भी कोई कमी नहीं थी। ढीले जूड़े पर गुलाब का फूल खोसे हल्की नीली ढाकाई साड़ी में कृष्णा किशोरी अमिता दत्त मल्लिका की सेकंड चॉइस थी। लंबी गहरे बदन की अमिता गुरुदेव की नृत्य प्रवीणा छात्राओं में से थी। चित्रांगदा और चंडालिका के अभिनय करते करते उसकी लयबद्ध चाल में रविंद्र संगीत का माधुर्य बस गया था। कई वर्ष शांति निकेतन में रहने के बाद वो कलकत्ता आ गई थी। उसके पिता एक प्रसिद्ध सर्जन थे। कई बार पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर वे मल्लिका के पास आ भी चुके थे, पर अभी तक मल्लिका अहिल्या की ही आशा लगाए बैठी थी। किंतु न जाने क्यों
रोनिन अहिल्या की तुलना में उन दोनों को अत्यंत सामान्य सा ही पा रहा था। रूसी भी पियानो छोड़कर तस्वीरें देखने झुकाया और समीर गांगुली टाई खोलकर दोनों पैर मेज पर ही उठाए बैठकर गुनगुनाने लगा। आमार सोनार बांग्ला आमी तोआय भालोवाशी। एक आंख बंद कर उसने अमिता की ओर देखकर ऐसी मीठी आवाज में अपनी गुनगुनाहट व्यक्त की कि सब हंस पड़े। अमिता दत्त के पीछे वो बुरी तरह पागल था, सब जानते थे, किंतु अमिता उसे एकदम ही लिफ्ट नहीं देती थी। एक आध बार उसकी ओर देख मुस्कुरा भर देती और उसी सामान्य सी मुस्कुराहट के भरोसे समीर पिछले 4 वर्षों से जी रहा था। दौलत अब बिल्ली को एक ओर डालकर बोली, अहिल्या अब तो कुछ खिला भाई, बड़ी भूख लगी है। अहिल्या उठी। उसने एक बार पिता के मित्रों की ओर दृष्टि डाली। बड़ी जोर से ब्रिज और ड्रिंक्स का दौर चल रहा था। पापा खाना लगवाइए ना, सबको भूख लगी है, 9 तो बज गया पापा। अपनी नाजुक कलाई की छोटी सी चमकती घड़ी के हीरे चमकाकर उसने दूर से कर्नल को अपनी अधीरता दिखाई। अब्दुल और हमीद ने आदेश पाते ही अपनी चमकती वर्दियों में आकर झाड़ फानूस की बत्ती गुल कर दी। बड़े बड़े चांदी के मोमबत्ती दानों में मोमबत्तियों के धीमे प्रकाश ने कमरे में रेशमी उजाला फैला दिया। कर्नल के बाग के विदेशी पुष्पों की सुगंध के साथ साथ आर्केस्ट्रा का करुण आर्त स्वर वातावरण में छलछला उठा। रोस्ट मुर्ग और नमकीन तली मछली की सुगंध से कमरा भर गया। एक एक कर अतिथि आ आकर कर्नल की बहुमूल्य डेस्टन चाइना में भारी भारी चम्मचों से व्यंजनों का स्वयं ही परिवेशन करके खाने लगे। बातों का क्रम बदल गया। हल्की फुल्की गपशप और मधुर हंसी के साथ दावत रंग पर आ रही थी। सबकी दृष्टि का केंद्र बनी थी अहिल्या, जस्टिस विधुशेखर बनर्जी, अगरतला के जमींदार देवेश बर्मन, आसाम की एक छोटी सी रियासत के राजा गौर मोहन बरुआ। सब उसे पुत्र वधू के रूप में पाने को लालायित थे। ऐसी सुंदरी और अटूट संपत्ति की उत्तराधिकारिणी गुड़ी कन्या पाना भला कौन नहीं चाहेगा। सुंदरी अहिल्या के एक ही कटाक्ष में असंख्य हृदयों की लाशें बिछ सकती थीं। क्यों बेटी, बीए के बाद क्या करने का इरादा है? जस्टिस बनर्जी ने कुछ ऊंची ही आवाज में कर्नल को सुनाकर ही पूछा। वाह, करेगी क्या? कर्नल बीच में ही बोल पड़ा। शादी करेगी, क्यों है ना बेटी, अब के पहाड़ जाकर इसी की तो चिंता करनी है। क्यों, क्या पहाड़ में योग्य लड़का मिल जाएगा हमारी बेटी के लिए? गौर मोहन बरुआ ने तरुणी सुंदरियों के जमघट में घुसकर बड़े प्यार से अहिल्या की पीठ थपथपाई। क्यों जी? कर्नल का स्वर नशे ने तीखा कर दिया था। क्यों, कुमाऊं की धरनी योग्य लड़कों से एकदम ही हीन हो गई है क्या? एक से एक आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर लड़के हैं। अहिल्या का विवाह अपने ही समाज में करूंगा। कचर कचर कर मुर्गे की टांग को पूरी शक्ति से चिचोड़कर कर्नल ने अपने कथन की पुष्टि की। क्यों बेटी, तुम तो पढ़ी लिखी हो, जहां तुम्हारे पापा शादी करेंगे वहीं कर लोगी। गौर मोहन बूढ़ा पापा को छेड़ने पर ही तुला था। यह दुष्ट अहिल्या जान गई। शैतानी से मुस्कुराकर कर्नल की चंपक कन्या ने शील सौम्यता का ऐसा अद्भुत अभिनय किया कि मल्लिका भी दंग रह गई। और क्या, आपने सोचा है कि मैं बुढ़ापे में आपकी चरण सेवा करने बहू बनकर गौरीपुर जाऊंगी? हो कर रसिक बूढ़े गौरमोहन हंसने लगे, पर कर्नल ने देखा मल्लिका का चेहरा एकदम स्याह पड़ गया है। डिनर खत्म हुआ और सब अपनी अपनी कुर्सियों पर जम गए तो जस्टिस बनर्जी ने जेब से अपना कैम्ब्रिक का रुमाल निकालकर मुंह पोंछकर कहा, हाँ भाई पांडे, बात तो ठीक कही है तुम्हारी लड़की ने। विवाह संबंध तो अपने ही समाज का अच्छा होता है। जस्टिस बनर्जी आधी बोतल घर से चढ़ाकर आए थे, फिर यहाँ की नीट जिन भी असर दिखला रही थी। अब मेरी ही बड़ी बहू को लो, कुर्ब की है, देखने में स्वर्ण चंपा का फूल, लैटिन ऐसे पढ़ती है जैसे घुट्टी में ही घोल कर पी हो। नंबूद्री ब्राह्मणों की बेटी है। पिता रिजर्व बैंक के मैनेजर थे, नाना थे आईसीएस। विवाह हुआ तो समाज में तूफान मच गया। बेटे को बहुत समझाया पर माना नहीं। अब बहू आती है तो हमारे घर में मछली नहीं बनती, कहती है बदबू आता है। अब तुम ही कहो यार पांडे, अपने बंगाल की बहू होती तो क्या उसे मछली में बदबू आती? यही नहीं बनर्जी, बच्चों पर भी असर पड़ता है। देवेश वर्मन ने अपनी बर्मी सिगार के धुएं की खुशबू से बनर्जी को और उकसाया। तुम्हारी दूसरी बहू भी तो स्विस है, उसके लौंडे को तो एंग्लो ही कहोगे। सुना दून स्कूल से फिर निकाल दिया गया। मेरा नाती भी तो वहीं है। बनर्जी अब सिर तक नशे में डूब चुका था। दोनों पैर ब्रिज की मेज पर धरकर वो अब अपने गृह के प्रत्येक सदस्य की बखिया उधेड़ने को तत्पर था। निकाल ही नहीं दिया, 500 हर्जाना भी भरना पड़ा मुझे। किसी बैरे के पेट में डबल रोटी का चाकू मारने गया था। कुछ कहो भाई, कहलाएगा तो दोगला ही। माँ का असर आया है और क्या। अच्छा, क्या माँ भी?
मल्लिका उनके पास ही झुकाई। उसे ऐसी बातों में बड़ा रस आता था। जीवन भर वो अपने ही चरित्र पर नाना टीका टिप्पणियां सुनती आई थी। जब किसी और पर उसी का सा कीचड़ उछाला जाता तो वो खिल उठती। अब क्या कहूँ मिसेस सरकार, नशे से बनर्जी की आंखें रक्त जवा सी लाल होकर बाहर को ही निकली पड़ रही थीं। आप ऐसी सती लक्ष्मी के सामने कहने से भी पाप लगता है। हे माँ दुर्गा क्षमा करो, कहकर बड़ी भक्ति श्रद्धा से जस्टिस बनर्जी ने झुककर मल्लिका को नमस्कार किया और रोने लगे। शराबी को रोने में कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। सिसकियां और हिचकियां लेते हुए बोले, किसी उचक्के स्क्वाड्रन लीडर के साथ घूमने चली गई है शिमला पहाड़, और बेटा यहाँ भी सूर रहा है। वो तो तुम्हारा लड़का समझदार है कहो बनर्जी, रसिक गौर मोहन बरुआ ने छौंक दिया, नहीं तो कब का शहीद बन गया होता। दौलत ने अपने कटे बालों का गुच्छा एक झटके से पीछे की ओर डाला और उठ गई। अब चला जाए रेक्सी, पापा से कहें तुम्हें होटल तक छोड़ देंगे। बड़ी ही अनिच्छा से रेक्सी उठा। एक ही पैक ने उसकी नीली आंखों को और भी नीला बना दिया था। अलस अहिल्या ग्लेडोलाए की एक लंबी डंडी को नोच नोच कर फेंक रही थी। उसकी गुदगुदी रेशमी बिल्ली बार बार इधर उधर जाकर उसके गुलाबी गालों पर अपनी काली उठी पीठ घिसती म्याऊं म्याऊं कर उससे उठने का आग्रह कर रही थी। और रेक्सी सोच रहा था कि किसी दिन वो ऐसी ही पुष्प नोच नोच कर फेंकने वाली मुद्रा में एक तस्वीर बनाएगा। उसके गाल से पीठ घिसती काली बिल्ली बनाकर नीचे लिखेगा, 2 cats। अभी जाओगी दौलत? 12 ही तो बजा है। पापा की दावत तो हमेशा 4 बजे तक चलती है, कहकर उसने आंचल संभाला। उसके गले का लाल रत्नों का गुलूबंद मंदी रोशनी में चमक रहा था। लाल रूबी के टुकड़ों ने उसे अपनी किरणों का प्रतिदान सा दे दिया था। रेक्सी, रोनेन, समीर सब उस रक्तवर्ण रक्तांबरा सुंदरी को अनिमेष लुब्ध दृश्य से देख रहे थे। काली भौं के बीच क्लांत अलस नेत्रों का वैभव पल पल में रंग बदल रहा था। हाँ जी, जानता हूँ कि दावत तो 4 बजे तक ही चलती है, पर पापा को उठाकर ले ही जाना होगा। मम्मी एकदम अकेली हैं। मैं, रूसी और पापा तीनों यहीं हैं। दौलत दारूवाला बचपन से ही अहिल्या के साथ पढ़ी थी। उसके पापा रुस्तम जी दारूवाला का पेट्रोल पंप था और शराब की बहुत बड़ी दुकान थी। 2 बच्चे थे, रूसी और दौलत। पिछले 4 वर्षों से उनकी रुग्णा पत्नी एकदम ही बिस्तर से लग गई थी। असाध्य कैंसर ने उसकी हड्डियां घुला दी थीं। दौलत भी असाधारण सुंदरी थी, किंतु उसका सौंदर्य अहिल्या से एकदम ही भिन्न था। दुबली सी मरियम दौलत, जो अपनी बेत सी पतली टांगों को स्कूली स्कर्ट से निकाले अपनी रिकट चाल से चलती थी, अब गजब की आकर्षक हो गई थी। यौवन की जादुई छड़ी फिरते ही वो सिंड्रेला सी नए कलेवर में लिपटी नई दौलत बन गई थी। रूसी उसका बड़ा भाई था। पिता ने उसकी पढ़ने में रुचि नहीं देखी तो घड़ियों की बड़ी सी दुकान खोल दी। जब कभी अहिल्या उसकी दुकान में आती तो रूसी के जी में आता वो अपनी सब दामी घड़ियों की माला पिरोकर अहिल्या के गले में डाल दे। दोनों भाई बहनों की सूरत एक सी ही थी, फिर भी जिस नैन नक्श ने दौलत को सुंदरी बना दिया था, उसी नैन नक्श ने रूसी के चेहरे को हास्यास्पद बना डाला था। दोष रूसी का नहीं, उसकी बेडौल नाक का था, जो बढ़ते बढ़ते उसके पूरे व्यक्तित्व पर एक काले मनहूस बादल की तरह छा गई थी। अहिल्या प्रायः ही उसकी यहूदी नाक का मजाक बनाती, किंतु वो सुंदरी अहिल्या के उपहास को भी शिव के विष की ही भांति कंठ ही में ग्रहण कर लेता। अहिल्या से एकांत में कितना कुछ कहने को कई बार व्याकुल हो उठता, पर एकांत में उसे देखकर भी वो कुछ नहीं कह पाता। उसकी लंबी नाक उसके हृदय की भावनाओं पर अपनी मनहूस साया डाल देती और हीन भावना से त्रस्त रूसी दारूवाला उदास ललचाई दृष्टि से अहिल्या को आंखों ही में भरकर संतोष कर लेता। रूसी भी रेक्सी और रोनन की तरह पार्टी से इतनी जल्दी जाना नहीं चाहता था, पर रात बहुत हो चुकी थी। रस सभा एकाएक भंग हो गई। क्यों अहिल्या, पिकनिक तो 18 तारीख को पक्की रही ना? समीर गांगुली ने पूछा। हाँ हाँ, पापा से कार के लिए अभी कहना होगा, कहीं उस दिन लेकर ना चल दें। अहिल्या उठकर पिता की मेज पर चली गई। कटहल की लंबी लंबी डालियों पर चांदनी उतर आई थी। कारों की घर घर के बीच जन्मदिन की मुबारकबादियों का स्वर, सीटियों में गुड नाइट और गुड बाय का बोझ ग्रहण कर अहिल्या कमरे में लौटी तो उसे कमरा एकदम खाली लगा। मौसी पता नहीं किस बात पर रूठ कर कुछ पहले ही चली गई थीं। नित्य की भांति जाते समय उन्होंने आज अहिल्या को बुलाकर प्यार से उसका माथा नहीं चूमा था। अहिल्या ने कमरे में जाकर कपड़े उतारे, नाइट सूट पहना, मुंह धोकर अपने चेहरे पर क्रीम लगाया तो उसके आईने पर एक साथ कई अदृश्य चेहरे उभर आए। रेक्सी, जिसके देवदूत से भोले चेहरे के बीच नीले फिरोजा सा जड़ी चमकीली आंखों में उसके प्रति प्रेम का संदेश आज आवश्यकता से अधिक स्पष्ट हो उठा था।
रोनन, जिसने पहली ही दृष्टि में अपना हृदय निवेदन कर दिया था, रूसी दारू वाला, जिसके संभ्रांत चेहरे की निस्तेजता पर उसका चित्त अनायासी करुणा से भर आया था। क्यों वो इन सब की मित्र बनकर नहीं रह सकती? सब उसे मित्रता के ही बंधन में बांधकर क्यों संतुष्ट नहीं होते? वो मौसी की नाराजगी जान गई थी। उसके व्यक्तित्व को चित्ताकर्षक बनाकर उसके मुंह जाल में बेचारे रोनन को फंसाने का मौसी का ये कैसा बचपना था। दोनों चोटियों को पीछे डालकर अहिल्या आईने के सामने खड़ी हुई। आईने पर लगी बड़ी बत्ती उसने जला दी। हाथ की चूड़ियां, गले का हार, कान के कर्णफूल वो सब उतार चुकी थी, किंतु फिर भी अपने पुष्प से खिले चेहरे को मुग्ध होकर निहारती रह गई। अपना चेहरा होने पर ही वो क्या उसे त्रुटि रहित पाती है, या सचमुच ही वो इतनी सुंदरी है? अपने इतिहास के अध्यापक प्रौढ़ दत्ता के शब्द उसके कानों में बज उठे। तुम मेहरुन्निसा सी हो, सुंदरी हो, और इसी से उसी की वैनिटी भी पाई है। बनावटी रोष से अहिल्या ने उन्हें बीच ही में टोक दिया था। ये तो आपका सरासर अन्याय है। बताइए तो भला, किस वैनिटी का परिचय दिया मैंने? भारी भरकम दत्ता महोदय के थैले से शरीर में गुदगुदी की झुरझुरी सी छूट गई थी। कैसी मुग्ध दृष्टि से उसे निहार कर उन्होंने कहा था, वैनिटी का क्या परिचय दिया जाता है मिस पांडे? वो तो स्वयं ही अपना परिचय देती है। पिछले वर्ष उसके इसी मुंहजले सौंदर्य को लेकर एक बड़ी भद्दी घटना घट गई थी। अरुण वरुण बनर्जी एमएससी करके रिसर्च कर रहा था। उसके पिता नैरोबी में कपड़े के बहुत बड़े व्यवसायी थे। अहिल्या से उसका किसी कला प्रदर्शनी में परिचय हो गया था, और फिर तो वो बुरी तरह उसके पीछे पड़ गया। कुशाग्र बुद्धि के छात्र का चेहरा एकदम ही काला स्याह था। क्यों जी सेन, कहीं पिता के अफ्रीका प्रवास ने तो तुम्हें यह रंग उपहार नहीं दे डाला? मुंहफट अहिल्या ने उसे एक दिन किसी मीटिंग में ही छेड़ दिया था, और बेचारे के चेहरे को लाल पड़ने की तो गुंजाइश नहीं थी, गहरा बैंगनी ही पड़कर रह गया था। एक बार उसने अहिल्या से अपने हृदय के भाव व्यक्त करने की धृष्टता की तो उसका चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। आईने में चेहरा तो देख लिया होता, कैसी धृष्टता है। क्रोध से कांपती अहिल्या दौलत के पास भागती भागती उसका दुस्साहस बतलाने को चली गई थी। जब वो उसे बतला ही रही थी कि समीर का फोन आया था। गजब हो गया अहिल्या, सेन ने कुछ खा लिया है, हम अस्पताल ले जा रहे हैं। एक चिट्ठी तुम्हारे नाम की छोड़कर गया था। अच्छा हुआ किसी की नज़र नहीं पड़ी, मेरे पास है। अगर साला मर गया तो तुम्हें दे दूंगा, नहीं तो फाड़ कर फेंक दूंगा, उसने हंसकर कहा था। अहिल्या का भाग्य अच्छा था, सेन को बचा ही लिया गया था, नहीं तो जीवन भर के लिए उसे कलंक का बोझ वहन करना पड़ता। अरुण के पिता उसे आकर नैरोबी उठा ले गए थे, और पिछले माह उसने अहिल्या को अपने विवाह का निमंत्रण भी भेजा था। तब से अहिल्या बहुत सावधान हो गई थी। वो अब अपने प्रत्येक तरुण मित्र को गजभर के फासले पर ही रखती थी। आज रैक्सी की आंखों ने उसे अशांत कर दिया था। रैक्सी कितना भावुक था और कितना सुंदर। उसकी प्रशंसापूर्ण दृष्टि उसे गर्म सलाखों की ही भांति दग्ध करने लगी। कहीं वो भी उसके पीछे सेन की ही तरह तो न पड़ जाए। रैक्सी का पिता जापानी था और माँ किसी अमेरिकन लक्षाधिपति की एकमात्र कन्या थी। रैक्सी का पिता किसी आर्ट स्कूल में पढ़ रहा था, वहीं उसकी भेंट उस अमरीकी सुंदरी से हुई। राजवंश का जापानी तरुण उसके पीछे पागल हो गया। रैक्सी के नाना ने विवाह का विरोध किया तो दोनों जापान भाग आए। विवाह हो गया, किंतु बंद घुटे जापानी राजमहल में अमेरिका की सुकुमारी का दम घुट गया। एक दिन वो फिर पति को छोड़कर अमेरिका भाग आई। रैक्सी का पिता बड़ा ही भावुक था। उसे बिना कहे ही नन्हे पुत्र को लेकर पत्नी भाग गई थी। ये वो अभिमानी सह नहीं सका और उसने हाराकिरी कर ली। रैक्सी नाना का दुलारा था। माँ ने किसी फिल्म डायरेक्टर से विवाह कर लिया था। उसकी हर फरमाइश लखपति नाना पूरी करता था। एक दिन वो जिद कर बैठा कि वो भारत जाकर वहाँ के चित्रकारों से भारतीय चित्रकला सीखेगा। डॉलर से लाडले पौत्र की जेबें ठूस कर नाना ने भारत भेज दिया। अवनींद्रनाथ की बनाई औरंगजेब की पेंटिंग रैक्सी देख चुका था। उसी महान कलाकारों के चरणों में बैठकर वो जीवन धन्य करेगा, ये सोचकर घर से निकला था। किंतु बीच ही में एक जोड़ा संगमरमर से धवल आरक्त चरणों की शोभा ने उसे खींचकर बांध लिया। कलकत्ते के एक अंग्रेजी सिनेमा घर में उसे अहिल्या दिखी थी। वो मंत्रमुग्ध सा उसी के पीछे पीछे बाहर निकल आया था। उसकी कार का नंबर तो डायरी में नोट कर लिया, पर फिर वो कुछ महीनों तक कलकत्ते की भूल भुलैया में खोकर रह गई। एक दिन वो अपने भड़कीले होटल की बालकनी में खड़ा था कि उसे अहिल्या फिर दिखी। हाथ का चाय का प्याला फेंक कर वो पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ा। सुनिए सुनिए, एक्सक्यूज मी, क्या एक ही बात के लिए आपको कष्ट दे सकता हूँ? उसके सुंदर चेहरे पर हड़बड़ी और घबराहट की ऐसी विचित्र रेखाएं उभर आई थीं कि अहिल्या हंसकर आश्चर्य से थमकर रुक गई थी।
देखिए, क्षमा कीजिएगा, मैं एक विदेशी छात्र हूँ। क्या आप एक सिटिंग देकर मुझे कृतार्थ करेंगी? मैं आपका एक चित्र बनाना चाहता हूँ। बाद में घनिष्ठता बढ़ जाने पर अहिल्या ने रेक्सी को कई बार इस घटना की याद दिलाकर छेड़ा भी था। लगता था मेरे ना कहने पर तुम बेहोश होकर गिर जाओगे पुअर रेक्सी। रेक्सी से अब उसका परिचय 7 महीनों का था। प्रायः ही वो अपने रंग तूलिका बटोर कर नंदी में आ जाता और दिन भर स्केच करता रहता। अहिल्या जानती थी कि मल्लिका को उसकी रेक्सी से घनिष्ठता फूटी आंखों भी नहीं सुहाती, किंतु रेक्सी के एक दिन भी न आने पर वो खाली खाली सा महसूस करती। उसकी मधुर स्वच्छ हंसी, कभी उसका रूठना, कभी उसके तखत पर लेटकर उसकी बिल्ली को पेट पर चढ़ाकर हिलाना, सब कुछ अहिल्या को बहुत भाता था। रेक्सी एक बहुत बड़ा सा बच्चा ही तो था, उसका ऐसा साथी जिसके साहचर्य में उसे सुख मिलता था। रेक्सी को वो अपना मित्र ही मानती थी, पर संभावित मित्रता के बीच कभी वासना या विकार का सर्प भी फन उठाकर खड़ा हो सकता है, ये वो सोच भी नहीं सकती थी। किंतु आज एक कटु सत्य उसे आईने से चुनौती सा दे उठा था। जाते समय कैसी प्रणय भीनी दृष्टि से देखकर रेक्सी उसके अंतःकरण तक को कपा गया था। क्या मल्लिका मौसी यही देखकर तो नहीं रूठ गई? बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में डूबी वो बैठी रही और फिर बिस्तर पर लेट गई। धीरे धीरे नींद ने उसे घेर लिया। गुलाब के खिले पुष्प की ही भांति उसका निद्रित चेहरा शांत और तेजस्वी लगकर चमक रहा था। सुबह उठी तो दिन चढ़ाया था। उसकी खुली खिड़की से सूरज की आड़ी तिरछी किरणों के जाल ने ही शायद उसे आकर उठा दिया। कितनी देर तक सोती रही थी वो। उठते ही उसे मौसी का ध्यान हो आया। जैसे भी हो उसे मल्लिका को मनाना होगा, नहीं तो कल की पिकनिक चौपट हो जाएगी। वो मल्लिका के क्रोध को जानती थी। जो डांट टपट कर अपना क्रोध प्रदर्शन कर लेते हैं, उनमें से नहीं थी मल्लिका। कुढ़न को संयम की चुप्पी में साध कर वो मनी मन घुन्नी बनकर अपने क्रोध की ज्वालामुखी में स्वयं कुढ़ती और दूसरों को भी अपनी अमानुषिक चुप्पी से कुढ़ा डालती। नहा धोकर मल्लिका 10 बजे नित्य ही दफ्तर आती थी, किंतु वहाँ फाइल, रसीद और दरबान स्टैनों के बीच मौसी को मनाना असंभव होगा। हाथ मुंह धोकर अहिल्या चाय की मेज पर गई तो पापा नहीं थे। बेबी, साहब ने कहा है कि सर में दर्द है, आज कमरे में ही चाय पियेंगे। अभी सो रहे हैं, आप पी लीजिए। अहमद ने उबले अंडे की प्लेट उसकी ओर बढ़ा दी। दलिए को किसी प्रकार गले के नीचे उतार कर अहिल्या एक प्याला चाय पीकर ही मल्लिका की कोठी की ओर चल दी। 3-4 मोड़ पार कर लाल कंकरीली कोठी थी। आहते में बूढ़ा संथाल माली पानी डाल रहा था। उसे देखते ही हंसकर बोला, बड़ो भोरे जे दीदी मनी, माँ तो हाटे गे छैन। बड़ी जल्दी आ गई दीदी मनी, माँ तो हाट गई है। हाय रे मौसी, आज सुबह ही सुबह हाट बाजार चल दी। वो लौटी रही थी कि रोनन हाथ में चाय का प्याला लेकर आ गया। अरे वाह मिस पांडे, अरे पांचू चाय तो ले आ, एक और प्याला। माशी अभी अभी बाजार गई हैं। मुझे रोहू बेहद पसंद है। विदेश में रहा हूँ, कभी कुछ मिला नहीं खाने को। इसी से माशी सोचती हैं कि सारी कसर निकाल दूँ। वही रोहू खरीदने निकल पड़ी। बैठिए बैठिए। एक कुर्सी को खींचकर रोनन ने आगे बढ़ा दिया और स्वयं उचक कर दीवार पर ही बैठ गया। कल आपकी दावत गजब की थी मिस पांडे। कैसी कैसी दावतें खाने का सौभाग्य हुआ है, पर आपके पापा की रुचि देखकर दंग रह गया। आप आज सुबह ही कैसे चली आईं? अहिल्या इस प्रश्न से कुछ चौंक सी गई। सच ही तो वो मौसी के संधान में पहले कभी भी इतनी सुबह भागती नहीं आई थी। पापा के सर में थोड़ा सा दर्द था, सोचा मौसी को बतला दूं, डॉक्टर को खबर कर देंगी। हाई ब्लड प्रेशर है ना, इसी से। पिता के सिरदर्द की चिंता अहिल्या के चेहरे पर उभर आई। तब तो उन्हें थोड़ा पीना पिलाना भी कम ही करना चाहिए। रोनन ने चाय का प्याला अहिल्या को ऐसे यत्न से थमाया जैसे वो किसी रोगी के हाथों में थमा रहा हो। कल हमारी पिकनिक है, आप आएंगे? अब के हम लोग वीरभूमि की ओर जाने की सोच रहे हैं। प्रोग्राम तो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर कल तड़के ही निकल जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। ऐसा सुअवसर कहाँ मिलता है। बंगाल का इंटीरियर देखा ही कहाँ है। आज वेनिस तो कल फ्रांस, इसी में ही तो दिन गए हैं मेरे। कथन का अहंकार वाणी में भी झंकृत हो गया। जैसे भी हो, उस सुंदर विदेशिनी को प्रभावित करने में कोई भी कसर नहीं रखनी होगी, ये मन ही मन सोच रहा था रोनन। ओ माँ, ए जे टूटू, धौर तो बाबा। हाथ में बड़ी सी मछली का मुंड लटकाए मौसी गेट पर खड़ी थी। रोनन के साथ ही अहिल्या को देखकर वो मन ही मन प्रसन्न हो गई। दौड़कर अहिल्या ने मौसी के गले में हाथ डाल दिए। अभिमान और उपालंब के आंसुओं से उसका कंठ छलक उठा। आपने कल मुझे प्यार भी नहीं किया मौसी। बच्चों की तरह वो मछली। ओ माँ, कान्ना देखो मेर, रोना देखो इस लड़की का। अरे यहाँ भी तो कितना काम था।
ले कहकर उसने अहिल्या का माथा चूमा और मछली रोनन को थमाकर भीतर ले चली। कल हमारी पिकनिक है मौसी, और आज पापा सरदर्द लेकर बैठ गए। मैं इसी से आई, सोचा आपको खबर कर दूं। कल खाने पीने में भी तो बदपरहेजी बरत गए हैं। डॉक्टर मल्लिक को खबर कर दूं क्या? कर्नल की बीमारी का समाचार सुनते ही मल्लिका का उत्फुल्ल चेहरा लटक गया। वो मनी मन उस दर्द का कारण भी जानती थी। ऐसी पीने पिलाने की दावत के अजीर्ण के पश्चात कर्नल को मल्लिका की उपस्थित का पाचक अनिवार्य हो जाता था। दावत निपटाकर बचा कुचा सामान किसी सुगृहिणी की ही भांति बांट बूट कर मल्लिका कुछ फ्रिज में बचा कर रखती। फिर अहिल्या को उसके कमरे में पहुंचाकर वो बड़ी देर तक कर्नल के पास ही बैठी रहती। अपने कुछ कपड़े वो सर्वदा कर्नल की वार्डरोब में रख दिया करती थी। ऐसे ही अवसरों पर हाथ मुंह धोकर अपने सुनहरी पाड़ की सादी सी शांतिपुरी को बंगाल की गिन्नियों की भांति पहनकर वो कर्नल के पलंग के पास ही धरी आराम कुर्सी में लेटी लेटी सिगरेट फूंकती। कभी पास ही धरे हीटर पर परक्यूलेटर धरकर 2 प्याला कॉफ़ी ही तैयार कर, 1 प्याला कर्नल को थमाकर दूसरा स्वयं लेती। बड़ी रात को कर्नल की कार उसे घर तक छोड़ आती थी, किंतु कल वो रूट कर ही तो चली आई थी। रुक जाओ, मैं ही डॉक्टर मल्लिक को लेकर चलती हूँ, तुम यहीं बैठो, कहकर डॉक्टर मल्लिक को फ़ोन करके लौटी तो वो भी जाने को उठ खड़ी हुई और अपनी सधी मुस्कान के अचूक निशाने से रोनन को बींध कर बोली, अच्छा पिकनिक पर आना मत भूलिएगा। पापा की तबीयत ठीक रही तो हम आपको यहीं से पिकअप कर लेंगे। कर्नल का ब्लड प्रेशर जिस तेजी से अचानक उठ गया था उसी तेजी से उतर भी गया। मल्लिका ने आते ही ऑफिस की छुट्टी कर दी और गले में रुद्राक्ष की बड़े बड़े दानों की माला डाल दी। किसी वैद्य ने रक्तचाप की एक ये नई औषधि बता दी थी। अहिल्या की पिकनिक का पूरा प्रबंध हो गया था। डनलप की मैट्रेस, सैंडविच, स्टोव, चाय, चीनी, ताश, रिकॉर्ड सब कार में रखवा दिए गए थे। कलकत्ते से दूर जाकर ही पिकनिक अभियान सफल बन सकेगा, यह अमिता का सुझाव था। पिछली बार शांति निकेतन घूम आए थे, अब शांति निकेतन में है ही क्या? अमिता ने होठ फुलाकर कहा, वृंदावने कृष्ण नाई तो किछुई नाई। ठीक ही तो कहते थे क्षिति मोहन बाबू। चलो अब के अजय धारे पिकनिक की जाए। बीरभूम की रांगा माटी के वृक्ष को चीर कर बहती अजया के तट पर उनके पिकनिक का दल जम गया। गुस्करा, बोनपास, भेदिया, तालित कैसे अजीब छोटे मोटे स्टेशन पार कर वे अजया के किनारे पहुंचे तो रमणीय स्थल की भव्यता को देखकर स्तब्ध रह गए। व्हाट ए ब्यूटीफुल स्पॉट! रैक्सी किसी बच्चे की भांति तालियां पीटकर उछल गया। हाँ जी हाँ, ब्यूटीफुल नहीं तो और क्या, अमिता गर्वीले स्वर में टहुकी। कहा था ना मैंने, ऐसा पिकनिक स्पॉट कहीं नहीं मिलेगा। आहा, कहाँ गए वे दिन! उसने अपने शिथिल एलोकेशी जूड़े को संवारा। कितनी बार हम आश्रयिका संघ की पिकनिक में इसी महुआ वन में आमोद प्रमोद में डूबकर रह जाते थे। ओह, फिर तुम्हारा वही शांति निकेतन का कीर्तन पुराण! अहिल्या ने कुछ झुंझला कर कहा। तुम्हारी बातों से तो लगता है हम सबने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, खाली घास ही चढ़ती आई हैं। आखिर क्या था तुम्हारे आश्रम में? कभी किसी छात्रा ने किसी अध्यापक से प्रेम विवाह रचा लिया और कभी कलकत्ते के छाया थिएटर में तुम लोगों की एक आध नौटंकी हो गई, यही ना? अमिता को अहिल्या के निर्मम परिहास से सचमुच ही गुस्सा आ गया। जानती हो, भारत की नैतिक संस्कृति और अलौकिक पवित्रता का केंद्र था हमारा आश्रम। इसी अजया के तट पर दूर दूर तक आश्रम के छात्र छात्राओं की अशेष पंक्ति सी फैल जाती थी। इसके निस्सीम शून्य गगन को हमारा कलकंठ मधुमेह कर देता था। इसी पवित्रता को तुम्हारा फिरंगी दल आज चा 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 के रिकॉर्डों से अपवित्र कर देगा, यही कसक है। ओह व्हाट चीक्स! अहिल्या ने शैतानी से मुस्कुराकर दरी फैला दी। रैक्सी स्टोव पिकनिक बास्केट उतार उतार कर लगाता। उन दोनों की चेंचे पेपे का एक भी शब्द उदरस्त नहीं कर पाकर हंसता जा रहा था। रोनन बसु अहिल्या के अंग प्रत्यंग के लुभावने उभार उतार और चढ़ाव पर 100 बार त्रसित दृष्टि फेरकर भी उसे नित्य नवीना ही पा रहा था। ध्रुव सरकार बेचारा दल का सबसे निरीह जीव था। लड़कियां ही उसके व्यर्थ जीवन की एकमात्र सार्थक स्वप्न थीं। कोई भी लड़की उसकी ओर देखकर मुस्कुरा भर दे, बस फिर वो उसके चरणों का दास था। उसकी एक आंख भेंगी थी। चश्मे से अपने चक्षु दोष को यथासाध्य ढकने की चेष्टा कर भी बेचारा उस अंग दोष से मुक्ति नहीं पा सका था। उसे पिकनिक दल में केवल इसलिए शामिल कर लिया गया था कि चाय उबालने में, दरी समेटने में और ऐसे ही नाना छोटे मोटे कार्यों में वो बेजोड़ था। उसे कभी अजी सरकार, बी ए गुड बॉय, जरा मेरी चप्पल उठा देना, अहिल्या कहती और वो चट से पादुका द्वय उठाकर पैरों के पास ला देता। देखो जी ध्रुव, चटपट मछलियां मार लाओ ना।
चाय के साथ साथ क्रीम क्रैकर और साल्टेड फिरा फिश क्या मजा देगी, है ना मीता? अहिल्या शिवली वृक्ष का सहारा लेकर लेट गई। अमिता ने आंखें मूंद कर कहा, आहा, की ठांडा वाताश सुनवी एकटा गान। अपनी मीठी वंशी की सी स्वर लहरी से उसने वन वतांत गुंजा दिया। अमल धवल पाले लेंगे छे मंद मधुर हवा, कौन सागेरर पार होने नाते, कौन सुदूरेर धन भेषे मेशे जेते चाय मन, फेले जेते चाय एई किनाराए सब, चाय जब पावा। दौलत की स्कर्ट में कांटे ही कांटे भर गए थे। रैक्सी उनको चुन चुन कर निकाल रहा था। रॉनन सिगरेट फूंकता पैंट की घास को झाड़ रहा था। ध्रुव बेचारा इस सभा से कुछ अनिच्छा से ही विदा लेकर ड्रेन पाइप घुटनों तक समेटे अहिल्या के लिए मछली संधान में निकल गया था। अमिता के पैरों के पास बैठा समीर गांगुली अमिता के स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ साथ डूबता उतराता बेसुध सा उसे ही देख रहा था। वॉट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, रैक्सी ने कहा। What do you know of its beauty if you don't know its meaning? रविंद्र संगीत बेटा, तुम्हारी विदेश सिम्फनी थोड़ी ही है ना, इसके तो अर्थ ही 12 खड़ी स्वर लिप से पहले कंठस्थ करनी पड़ती है। हंसकर अमिता ने कहा, समझे कुछ? रैक्सी उसके लंबे भाषण का एक शब्द भी नहीं समझा, केवल हंसता ही रहा। तो लो सुनो। अमिता उठकर बैठ गई। उसे अर्थ बताने का जोश उसके सांवले चेहरे पर एक अनोखी लुनाई लेकर छा गया। सुनो रैक्सी, इसका अर्थ है, अमल धवल पाल मधुर बयार में डोल उठी है। आज किस सागर से, किस सुदूर के धन की स्मृति में मेरा मन तैरना चाहता है। उस स्मृति के लिए मैं अपना सब कुछ इसी किनारे पर फेंक देना चाहती हूँ। कौन सी ऐसी स्मृति है जी? रैक्सी ने दुष्टता से मुस्कुराकर पूछा और एक अजब सी चुप्पी छा गई। अमिता तड़ाक से उठकर अजया के तट पर टहलते टहलते दूर निकल गई। ओ रैक्सी, यू हैव हर्ट हर। अहिल्या ने उसका कंधा पकड़कर झकझोर दिया। जानते नहीं, उस बेचारी की सगाई अपनी बड़ी बहन के देवर से हो गई थी। इसी के पिता ने उसे पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा। हजरत ने वहां जाकर एक अमेरिकन नर्स से शादी कर ली। कल ही वो उस नर्स को लेकर भारत आ रहा है। इसी से तो अमिता इतनी उदास है। अहिल्या, रैक्सी ने कहा, पर इसमें उदासी कैसी? अभी तो मिस दत्ता की पूरी जिंदगी पढ़ी है, और फिर जब ऐसे प्रशंसक हैं, कहकर उसने समीर की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। पता नहीं, अमिता ऐसे सुदर्शन युवक को देखकर भी रीझ नहीं पाती थी। अद्धी के ढीले पंजाबी कुर्ते में लगे सोने के बटनों को मोड़ता मरोड़ता समीर उठ गया। देखूं, मछलियां मेरे हाथ भी शायद लग ही जाएं। चलो ना रोनन, तुम भी आ जाओ। मैं भी चलूंगी मिस्टर बसु। अहिल्या भी उठ गई और रोनन के साथ साथ चल दी। देखिए, मुझसे मिस्टर बसु क्यों कहती हैं भला? बड़ा अजीब फील होता है। रोनी ही कहिए ना। मेरे विदेशी मित्र मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। रोनन ने अपने विदेशी मित्रों के ही लहजे से रोनी को ऐसे अमेरिकन ड्रॉल के स्वर में कहा कि अहिल्या मुस्कुरा उठी। वाह, खूब ड्रॉल करके बोलते हैं आप तो। क्या करूं, आदत से लाचार हूं। अब आप ही बताइए कि कलकत्ते में रहकर आप में ही क्या बंगालीपन नहीं आ गया? मैं तो विदेश में रहते रहते ऊब गया हूं। चलिए ना आप भी एक बार कनाडा, पापा आपको देखकर बहुत ही खुश होंगे। वाह जी वाह, क्या आपकी मम्मी खुश नहीं होंगी? नहीं नहीं, मैं अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मम्मी भला क्यों नहीं खुश होंगी? माशी आपको इतना दुलार करती हैं, मम्मी तो और भी खुश होंगी। मैं तो थक गई हूँ रोनी, यहीं बैठ ना जाए थोड़ी देर? और चट से अपने रेशमी रुमाल की ऊंची सी पहड़ी पर बिछाकर रोनन ने अहिल्या के लिए जगह बना दी। एक ऊंचा सिग्नल लाल हरी आभा सी फैलाता खड़ा था। रेल की पटरियां दूर दूर तक सीमांत में जाकर खो गई थीं। भक चुक करती शायद कोई ट्रेन चली आ रही थी। जानते हैं, मुझे इन छोटी मोटी पटरियों पर विचित्र यात्रियों को लेकर भागी जाती ट्रेन को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। हावड़ा सियालदह पर आती जाती ट्रेन देखने में भला क्या रस आता है? अहिल्या आप ही आप बोलती जा रही थी। हवा में उसके बाल इधर उधर उड़कर कुंडल किरीट सा बना रहे थे। ट्रेन धड़धड़ाती आकर निकल गई और बच्ची के से उत्साह से वो एकटक ट्रेन को देखती रही। रोनन उसकी उसी मुद्रा को मुग्ध होकर देखता रहा। उसे लगा जैसे एक भी शब्द बोलकर वो उस क्षण की भव्यता को नष्ट कर देगा। न जाने कब तक वो चुप ही खड़ा रहता। एकाएक अहिल्या उचक कर खड़ी हो गई। आप तब से खड़े ही हैं, चलिए अब लौट चला जाए। क्या ख्याल है आपका? बड़ी दूर तक निकल आए हैं। और बिना रोनन की उत्तर की प्रतीक्षा किए वो लंबे लंबे डग भरती चल दी। ठगा सा रोनन उसके पीछे पीछे चल दिया। कैसी अनुपम लावण्यमयी किशोरी थी ये नारी। रोनन के लिए आज तक केवल मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन रही थी,
कितनी ही नारियां उसके रंगीन जीवन में तितलियों की भांति मंडरा मंडरा कर उड़ गई थीं। ब्लॉन्ड, बुनेट, निग्रेस, स्विस, फ्रेंच, कैनेडियन और इटालियन। पिता के असीम वैभव ने उसके लिए विलास के नाना कक्ष खोल कर रख दिए थे, किंतु पहले तो कभी उसे ऐसी व्याकुलता ने नहीं घेरा था। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाया था। उठते जागते उसे अहिल्या ही दिखती थी। पिकनिक की मधुर प्रतीक्षा में उसने आंखों ही आंखों में रात काट दी थी। एक बार अवश्य वो एक अमेरिकन टाइपिस्ट के पीछे बुरी तरह पागल हो गया था। आयरिन अपने 22 वर्षों के बावजूद एकदम ही बच्ची लगती थी। वो फूल बेचा करती थी। उसके आते ही दुकान पर भीड़ जुट जाती। मनचले युवक उसे लॉलिटा कहकर पुकारते थे। लॉलिटा का ही सा व्यक्तित्व भी था उसका। उसे लेकर रॉनन एक से एक दामी होटलों में ठहरा था और एक दिन उसकी प्रेयसी लॉलिटा उसके हीरे के बटन चुराकर अपने एक ड्राइवर प्रेमी के साथ भाग गई थी। कई दिनों तक शराब के नशे में डूबकर रॉनन ने उसे भूलने की चेष्टा की थी। वही चेष्टा आवश्यकता से अधिक उत्साह से बढ़ने लगी तो पिता ने उसे भारत भेज दिया। अहिल्या को देखकर वो फिर सब कुछ ही भूल गया। कभी रेल की पटरियों पर चलती, कभी फिसलकर टेढ़ी होती अहिल्या की बंकिम देह यष्टि उसे चुंबक सा खींचती चली जा रही थी। पिकनिक दल इसी बीच इधर उधर बिखर गया था। शियोली वृक्ष के तले दौलत अपनी मादक झूमती आंखों से रैक्सी को एकटक देख रही थी। रैक्सी की गौर लाल पुष्ट भुजाओं पर उभरे सुनहले बाल, नीली आंखें जो बंगाल के उन्मुक्त आकाश से रंग मिलाकर ही बनाई गई लगती थीं, और उसकी हवाईयन टी शर्ट से झांकती उसकी चौड़ी सिल सी छाती। दौलत की मुग्ध दृष्टि का आभास पाकर वो मुस्कुराकर बोला, दौलत, तुम्हारा भी एक स्केच बनाना चाहता था। पहले भी एक बार कोशिश की थी पर हार गया। क्या उन लोगों के आने तक ऐसे ही स्थिर होकर मुझे एक सिटिंग दे सकोगी? प्लीज़ दौलत। आश्चर्य से दौलत उठकर बैठ गई। मेरा स्केच कब बनाया जी तुमने? वारे, ऐसा पेचीदा चेहरा है मेरा क्या? हाँ दौलत, तुम्हारी आंखों का रंग तुम्हारे ड्रीमी मूड के साथ ही बदलता रहता है। मैंने काले रंग के गहरे शेड से तुम्हारी पुतलियां बनाई और आज देखता हूँ कि तुम्हारी आंखें तो हेजल हैं। प्रशंसक की दृष्टि आवश्यकता से अधिक ही तीखी हो उठी, पर बीच में ही दौलत को टोक दिया अहिल्या ने। उसकी आंखों के जादू ने तो नहीं उलझा दिया तुम्हें? चंचल कटाक्ष से रैक्सी को बींद कर वो एक तिनका उठाकर चबाने लगी। ओ अहिल्या, रैक्सी स्वयं ही बड़बड़ाने लगा। सुना था कि तुम भारतीयों की एक रोप ट्रिक होती है जिसे हम विदेशी रहस्य की पराकाष्ठा मानते आए हैं। ऐसी ही भारत की रहस्यमयी रोप ट्रिक सी है तुम्हारी सखी अहिल्या। उसके स्वभाव का कौन सा भाग सत्य है और कौन मिथ्या, ये मेरे लिए एक अबूझ पहेली ही रही है। कभी वो अनोखी आत्मीयता से निकट खिंचाती है और दूसरे ही क्षण कटी पतंग की तरह हवा में दूर उड़ जाती है, मनुष्य की पकड़ से बाहर। और तुम, कहकर रैक्सी दौलत के चेहरे के पास ही झुकाया। उस पारसी किशोरी की आंखों में अनोखी मादकता थी। बहुत दिनों पहले उसने असित हालदार का अंकित एक उमर खय्याम का चित्र देखा था। एक पेड़ के नीचे उमर खय्याम की साकी एंड दाउ टू बिसाइड मी की फारसी लिप सी ही रहस्यमयी झूमती मस्तानी आंखों से भी शराब झलकाती साकी सी ही मादक लग रही थी दौलत। देखो कोई आ रहा है, कह धड़कते हृदय से रैक्सी को अलग हटाकर दौलत कपड़ों की धूल झाड़कर खड़ी हो गई। ओफ, कितने दुस्साहसी होते हैं ये विदेशी, सोच रही थी दौलत। और उसे भी क्या हो गया था? हेलो माय ब्यूटी, क्या आज खाने पीने का इरादा नहीं है? देखो तो ध्रुव कितनी बड़ी मछली लाया है। अहिल्या, अमिता, ध्रुव, रोनन और समीर सूखे पत्तों को चरमराते चले आ रहे थे। स्टोव जलाकर ध्रुव की लाई मछली को बड़े उत्साह से भुना गया। रैक्सी ने अपने जापानी सॉस की शीशी निकाली। कोल्ड चिकन की विशबोन को लेकर नाना हास परिहास के बीच दौलत से विश करने को कहा गया, क्योंकि उसी के हाथ में विशबोन आई थी। अपनी दोनों आंखें मूंद कर दौलत चुप ही रही। चित्त की खींच और झुंझलाहट के बीच वो कुछ भी विश नहीं कर पाई। आंखें खुली तो देखा, रैक्सी मंत्रमुग्ध सा अहिल्या की ओर देख रहा था। एक लंबी सांस खींचकर दौलत ने गर्म चाय की घूंट ली। उसी हंसी और कहकहों के बीच सहसा उसका चित्त अशांत हो उठा। बार बार उसे पलंग पर पड़ी अपनी रुग्ण माँ का ही ध्यान आ रहा था। असाध्य कैंसर ने उसकी माँ को कितना बदल दिया था। वही माँ जिसने उसे कभी मजाक में भी नहीं झिड़का, अब बात बात पर चिड़चिड़ा उठती थी। उसके लंबे लंबे बालों की जटाओं को जब दौलत किसी भी तरह नहीं सुलझा सकी तो एक दिन कैंची लेकर सब लटें काट दी। कटे बालों से झांकता रुगड़ा माँ का पीड़ित चेहरा उसकी पिकनिक की रंगीनी में रह रहकर उभर उठता और वो फिर उदास हो जाती।
घर जाकर उसे फिर धीरे धीरे कदम रखकर माँ के कमरे में जाना होगा, स्टोव जलाकर चिकन सूप बनाना होगा, और रात को जब वो मम्मी के बगल की चारपाई पर लेटकर रैक्सी को सपने में देखेगी तो सपना भी शायद रैक्सी को अहिल्या की ओर एकटक निहारने का ही चित्र प्रस्तुत करेगा। चलो भाई, अब देर मत करो, पहुँचते पहुँचते रात ही हो जाएगी, उसने कहा, और स्वयं एक एक कर चीज़ें समेट समेट कर टोकरी में रखने लगी। पिकनिक की रंगीनी का जाल बटोर सब कार में बैठकर घर लौटे तो सचमुच ही अंधेरा हो चला था। अहिल्या सबको एक एक कर घर पहुंचा कर लौटी तो देखा पापा के कमरे की बत्ती जल रही थी। उसे थोड़ा आश्चर्य ही हुआ, इतनी जल्दी तो पापा क्लब से कभी नहीं लौटते थे। ओह, मल्लिका मौसी आई थीं। मौसी के मीठे गले की हंसी सुनकर वो आश्वस्त हो गई। मौसी, उसने पुकारा। आ गई सोना? ओ विष्णु, गरम चाय लाओ, बिटिया आ गई। कहो, कैसी रही पिकनिक? मौसी की ग्रे साड़ी का आंचल उठाकर बड़े स्नेह से उसे गले में लपेटती अहिल्या मोड़ा खींचकर उसके पास ही बैठ गई और बड़े दुलार से मल्लिका ने उसे अपनी गोदी में खींच लिया। और आप कहते हैं आप इस मोम की गुड़िया को पहाड़ ले जाएंगे? आह, एक ही दिन की होई चोई में मुख कैमोन शुकिए गए छे सोना आमार। अहिल्या की ठोड़ी को चूम कर मल्लिका ने माथे से लगाया। कैसा पहाड़ मौसी? अचकचा कर अहिल्या मौसी की गोद से छिटक कर बैठ गई। अपनी आंखों में प्रश्न की जिज्ञासा भरकर उसने कर्नल की ओर देखा। हाथ में विस्की सोडा की चुस्की लेकर कर्नल मुस्कुराए। हाथ में विस्की रहने पर पापा का मूड कभी खराब नहीं होता, अहिल्या जानती थी। ऐसे ही अवसरों पर वो कर्ण सा दानी बन जाता था और शराब से घुलकर चित्त एकदम ही दर्पण बनकर झकझक कर उठता था। हर बात जानने की इतनी उतावली क्यों रहती है तुझे? बड़े प्यार से उन्होंने पुत्री की ओर देखकर धमक लगाई। नहीं पापा, कहिए ना, क्या सचमुच पहाड़ चल रहे हैं? हाय, मैं तो कब से कहती आ रही थी कि सब पहाड़ तो देख लिए पर अपना पहाड़ नहीं देखा, पर आप तो सुनते ही नहीं थे। मल्लिका ने उसकी उलझी लटों को पीछे किया और बड़े दुलार के स्वर में बोली, और मेरा क्या होगा री? कलकत्ते की पहुंचा, गर्मी में माशी के हाड़ मास का दलिया पकेगा, यही ना? क्यों वाह रे, तमक कर अहिल्या ने माशी के गले में हाथ डाल दिए। आप भी चलेंगी पहाड़? पिछली बार क्या हम लोग शिलोंग नहीं गए? उससे पहले दार्जिलिंग, मरी, मसूरी, कश्मीर, डलहौजी, धर्मशाला, कोई पहाड़ भी तो नहीं छूटा। फिर बताओ भला, इस बार तुम क्यों नहीं चलोगी? एक लंबी सांस खींचकर मल्लिका उठ गई। एक भेद भरी दृष्टि से उसने कर्नल की ओर देखा और पर्स उठा लिया। सब पहाड़ जाना तो मेरा नहीं हो सकता खुकुमनी। बहुत प्यार उमड़ने पर वो अहिल्या को इसी नाम से पुकारती थी। अच्छा चलूं, पर देख खुकू, उसने आदेश के स्वर में कहा और अहिल्या के कंधे पर हाथ रखकर उसके कान के पास झुकाई। पापा को इसके बाद विस्की सोडा मत देना, मांगे तब भी नहीं, बूझली? एक बार कर्नल पर स्नेहपूर्ण अधिकार की दृष्टि की मोहर लगाकर वो चली गई। मनी मन वो कितनी क्षुब्ध होकर जा रही थी। उसने घंटों बैठकर कर्नल को समझाया था, पहाड़ तुम्हें जाना है तो जाओ, पर अहिल्या बंगाल की बेटी है, वो ऊब जाएगी। पर कर्नल अपनी जिद पर अड़ा था। लड़की विवाह योग्य हो गई थी, वो अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में नहीं था। एक बार पहाड़ जाकर पहाड़ी अदब कायदे और समाज से बेटी को परिचित कराना ही होगा। समाज और आत्मीय स्वजनों से नाता क्या सहज में ही तोड़ा जा सकता है? उसके दद्दा ने लिखा था, समाज और रक्त का बंधन विकट होता है शिवदत्त। अभी तुम्हारे पास साधनों की प्रचुरता है, तुम्हारा वैभव असीम है, पर एक दिन इस राजसी सुख के बीच तुम सहसा अपने देश और अपनी जन्मभूमि के लिए व्याकुल हो उठोगे। पहले भी कई बार तुम्हें पहाड़ आने के लिए लिख चुका हूँ और आज अंतिम बार बिना किसी वाक्याडंबर के लिख रहा हूँ भाई। अगर बसंती के विवाह में अपनी पुत्री को भी लेकर आ सको तो हम सुखी होंगे। तुम्हारा दद्दा। पत्र के साथ ही दद्दा का चेहरा कर्नल की आंखों में तैर उठा था। बंद गले का कोट, पट्टू का चुस्त पाजामा, घनी मूछों के नीचे एक अनोखा स्मित का आकर्षण। एक साथ ही दोनों खेल कूद कर बड़े हुए थे। छुट्टियों में अंग्रेजी छात्रावास से घर आया नन्हा शिवदत्त दद्दा के सहवास में अपने स्कूल की महिमा का मुखस्त किया पाठ भूल जाता। पतंग का मंझा कैसे पिसे कांच से खरा बनाया जाता है, सुरती में चूना मलकर उसे खाने में कैसा मजा आता है, और पगड़ी बुढ़िया देबली को तनिक सा उकसाए जाने पर ही वो लहंगा उठा उठा कर कैसी भयानक गालियां दे उठती है, ये सब शिवदत्त ने दद्दा से ही सीखा था। आज इतने वर्षों बाद दद्दा का निमंत्रण पाकर वो एक बार पहाड़ जाने को व्याकुल हो उठा। पहाड़ जाने में उसका अपना भी स्वार्थ निहित था। लड़की सयानी हो गई थी। जापानी, बंगाली और मुसलमान, किरिस्तान, विदेशी छोकरों की भीड़ जो उसकी दुहिता के चारों ओर
भ्रमरावली बनाकर मंडराने लगी थी, उससे कर्नल त्रस्त होता जा रहा था। अपने नवीन समाज की खोखली मानवता को परख चुका था। इसी से चाहता था कि पहाड़ में अच्छा घर और वर देखकर कन्यादान से मुक्ति पाले। पहाड़ भी अब बहुत बदल चुका था। प्रायः ही उसे कलकत्ता के प्रवासी कुमाऊनी समाज से कुमाऊं की नवीन प्रगति का ब्यौरा मिलता रहता। कैसे पंतों के सिरमौर धनेश पंत की कन्या एक मुसलमान के साथ भाग गई थी। उनके पड़ोसी श्री राम भट्ट के पुत्र ने भी एक मुसलमानिन डाल ली थी। वही राम भट्ट जिनके घोर सनातनी चौके की लकड़ियां भी नित्य गंगाजल से धोई जाती थीं। नई पीढ़ियां बहक कर रह गई थीं, पर कर्नल की दृष्टि में दोषी नई पीढ़ी नहीं, पुरानी पीढ़ी थी। जैसे ही मनुष्य को पेट की क्षुधा समय पर भोजन न जुटने से निकृष्ट कार्य करने को भी बाधित कर देती है, ऐसे ही शरीर की क्षुधा को भी मनुष्य भुला नहीं सकता। सब समय पर ही कन्यादान की सप्तपदी से मुक्त क्यों नहीं पा लेते? अहिल्या को मल्लिका आवश्यकता से अधिक छूट देती जा रही थी। रोनेन वांछनीय युवक था, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु वो किसी भी प्रकार मल्लिका से उसका प्रस्तावित रिश्ता मान लेने को तत्पर नहीं था। क्या है आपके पहाड़ियों में कोई ऐसा? उसने एक दिन कहा तो कर्नल की आंतें जल भुन कर रह गईं। अगर पहाड़ियों में ऐसी योग्यता ना होती तो बड़ा आश्चर्य होता है मल्ली कि तुम इस समय यहाँ हो। घड़ी में रात के 2 बजे थे। चोट खाई सरपणी सी मल्लिका उठ गई और ओस भीनी रात्रि के गहन अंधकार को चीरती पैदल ही चली गई थी। बड़ी मान मनोवल के बाद कर्नल उसे लौटा पाया था। वो स्वयं उसके बिना रह नहीं सकता था, किंतु इस बार उसने जी पक्का कर लिया, मल्लिका को पहाड़ नहीं ले जा सकता। पहाड़ तक ये खबर कब की फैल चुकी थी कि अपनी फूहड़ पत्नी को निकालकर उसने एक बंगालिन धर ली है। फिर अब उसे सयानी पुत्री के भविष्य का भी ध्यान रखना था। नहीं, मल्लिका का चलना इस बार किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगा, उसने दृढ़ स्वर में अहिल्या से कहा, और वो चुप रह गई। प्रत्येक ग्रीष्म में पहाड़ जाने की तैयारियां बड़े उत्साह से होती थीं। मौसी के साथ बाजार जाकर अहिल्या नाना वस्तुएं जुटाती थी। कई तरह का ऊन, बिनाई के लीफलेट, नाना नंबरों के बिन्नी की सिलाइयाँ, छाता, बरसाती, फिर राशन, स्टोव, टिन फ्रूट, सभी तो सब साथ ले जाना होता था। अच्छी खासी गृहस्थी ही संग चलती। सरकार काका को बड़ी सी कुर्सी के पहिए पर घुमा घुमा कर मल्लिका के नौकर, कर्नल के मोनोग्राम चमकाते बैरा बटलर सब दल बांध कर पहाड़ चलते तो लगता लाट साहब का दफ्तर ही पहाड़ जा रहा है। अब के ऐसा कोई उत्साह नहीं था। नौकरों में से एक को भी साथ नहीं लिया गया। कर्नल नहीं चाहता था कि उसके भृत्यगण स्वामी के दीन सरल आत्मीय स्वजनों को देखें। अहिल्या अपने सूटकेस में दामी बनारसी और जामदानी साड़ियाँ रखने लगी तो मल्लिका ने फीकी हंसी हंसकर कहा, क्या करेगी इन दामी साड़ियों का वहाँ? ना हो तो एक आध रख ले, वहाँ इनकी कीमत कौन आकेगा? कर्नल भुन्ना उठा। क्यों? क्या ढोर जानवरों में जा रही है, या सब कला पारकी तुम्हारे बंगाल में ही आकर बस गए हैं? आंखों में आंसू भरकर मल्लिका उठ गई थी। उस दिन संध्या अहिल्या मौसी से मिलने गई तो ताला बंद था। चौकीदार ने कहा, बहूजी की सास की तबीयत काशी में अचानक खराब हो गई। 3 बजे साहब और बहन जी को लेकर वे चली गईं। मल्लिका ने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया था। बिना उससे और पापा से मिले ही वो चली गई, और जब उसे पता था कि वे कल पहाड़ जा रहे हैं। उसने घर आकर पापा से कहा तो कर्नल का चेहरा क्षण भर को फीका पड़ गया। फिर उसने कहा, अहिल्या, मल्लिका नाराज थी, इसी से मिलने नहीं आई। तुम बाजार जाकर बसंती के लिए गहनों का एक सेट ले आओ। एक बात और बेटी, इस बार की पहाड़ की यात्रा बहुत आरामदेह नहीं होगी। न वहाँ मसूरी जैसी तड़क भड़क होगी, न तुम्हें वहाँ मन बहलाओ के वे साधन ही उपलब्ध होंगे जिनका तुम्हें अभ्यास है। अल्मोड़ा एक छोटा सा शहर है बेटी, जहाँ पत्थरों से पटी छोटी सी बाजार है। शायद अब एक आध सिनेमा भी बन गए हों, पर ना वहाँ तुम्हें कलकत्ते का सा कोई साउथ क्लब मिलेगा, न रंगीले संगी साथी। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अल्मोड़े के जादू से अछूती नहीं रहोगी। वहाँ के सरल बंधु बांधवों का स्नेह, प्रकृति का आकर्षण सब तुम्हें बांध लेगा। एक बात और भी है बेटी। कर्नल का स्वर गंभीर हुआ आया। मैं चाहता हूँ कि तुम उस समाज में जाकर अपने शील, सौजन्य और कुल का नाम उज्जवल करो। यह ठीक है कि मैंने तुम्हारे रैक्सी, रॉनी, समीर और ध्रुव सरकार के आने जाने पर कभी रोक टोक नहीं रखी, पर वो केवल इसलिए कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा तुम पर यह विश्वास अक्षुण्ण रहे। अब तुम जा सकती हो अहिल्या। अहिल्या कई दिन से अपने पापा में एक विचित्र परिवर्तन देख रही थी।
बोलते बोलते वो सहसा एक अभेद्य चुप्पी के आवरण में अपने को रेशम के कीड़े की तरह लपेट कर खो जाता। मल्लिका से प्रायः ही उसकी झड़प के तीखे स्वर उसके कमरे तक तैरते चले आते। वो जानती थी कि बहस का कारण वही थी। मल्लिका उसे पूरी तरह अपने समाज में मिलाना चाह रही थी। यह ठीक था कि वो बचपन ही से मौसी के ब्रह्म समाजी मंदिर के माघोत्सव में स्वयं बिना किसी जोर दबाव के ही जाती थी, और कुछ अंश तक ये भी ठीक था कि बंगाल से उसे किसी प्रकार का बनावटी प्रेम नहीं था। किंतु बचपन से ही पुराने धान के लहराते खेत ही देखे थे, देवदार के घन द्रुमों को उसने देखा ही कब। धुएं से मलिन कलकत्ते के गगनांगन की माया क्या भव्य हिमालय पर तने शुभ्र नीलाकाश को देखकर छूट नहीं जाएगी? फिर ये तो सचमुच ही मौसी की ज्यादती है। बात दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। पहाड़ से लौटने तक मौसी को स्वयं ही अपनी भूल ज्ञात हो जाएगी। अहिल्या बाजार से पन्ना का एक बहुमूल्य सेट लेकर लौटी तो कर्नल अपने सूटकेस में अनाड़ियों की भांति सूट ठूंसे जा रहा था। अचानक अहिल्या का जी भर आया। ये सब काम मल्लिका ही आज तक किया करती थी। हटिए पापा, लाइए मैं सामान लगा देती हूँ। देखिए ये रहा गहने का सेट, इससे सुंदर तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। बड़ा सा पन्ने का हार मखमल के डिब्बे में झकझक कर उठा। कर्नल ने डिब्बे को बंद करके सूटकेस में धर दिया और कागज के डिब्बे से एक बहुमूल्य साड़ी निकाल कर कहा, ये तेरी मौसी न जाने किस दुकान से ऑर्डर कर भिजवा गई है। फालसाई साड़ी के जरीदार आंचल पर एक सुनहरे कार्ड में लिखा था, बसंती को, मल्लिका। अहिल्या ने देखा साड़ी डिब्बे में पैक करने से पहले पापा ने उसकी दृष्टि बचाकर कार्ड निकाल कर जेब में रख लिया। वो मनी मन समझ गई कि पापा अपने समाज में मौसी का अज्ञात परिचय ही देना चाहते हैं। शेष अगले भाग में।